नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण की, यानी कि तीसरा चरण जो गांधीवादी चरण कहलाता है। तो गांधी जी के आने के बाद इस चरण की शुरुआत मानी जाती है। तो 1919 से 1927 तक गांधीवादी चरण की संज्ञा दी गई है और ये राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है। इसकी चर्चा करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि गांधीवादी चरण में कौन कौन से एक्ट, कौन कौन सी क्रियाएं हुई और आंदोलन के प्रति क्या क्या हुआ। दोस्तों भरपूर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट सबसे यही है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। ये एक रिक्वेस्ट आप सभी से जो कि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा, जिससे हमारा मोरल सपोर्ट बना रहे दोस्तों, जिससे हमारी फैमिली, आप जो हमारी फैमिली के एक बहुत ही अच्छे सदस्य हैं, वो थोड़ा जल्दी से और बढ़ जाए। चलिए चर्चा करते हैं गांधीवादी चरण की, लौटते हैं अपने वापस टॉपिक पर। रिक्वेस्ट यही है, लास्ट तक देखेगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो गांधीवादी चरण की शुरुआत जो हम कर रहे हैं, ये 1919 से दोस्तों 1927 के काल का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण, समझ रहे हैं आप। 1919 से 1927 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी युग, गांधीवादी युग या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। जैसा कि जे.एच. होम्स ने गांधी जी के बारे में कहा, याद रखना, जे.एच. होम्स ने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। वे अल्फ्रेड वॉशिंगटन तथा लेफ्टे की तरह एक महान राष्ट्र निर्माता थे दोस्तों। उन्होंने विल्बरफोर्स, गैरिसन और लिंकन की भांति भारत को दासता से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे सेंट फ्रांसिस एवं टॉलस्टॉय की अहिंसा, जो नॉन वायलेंस के उपदेशक, और बुद्ध, ईसा तथा जरथुस्ट्र की तरह आध्यात्मिक नेता थे। देख रहे हैं उनकी जो तुलना है कितने बड़े महान विचारक और कितने बड़े महान लोगों से की गई है। ये गांधी का और था, ये गांधी जी का इतना बड़ा लेवल था दोस्तों। अब उनके कुछ जीवन परिचय की बात करते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम कस्तूरबा गांधी था। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया दोस्तों। जो कस्तूरबा थी उनके साथ, ये माता नहीं, पत्नी का नाम है, सॉरी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो 13 वर्ष की आयु में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पिता की मृत्यु के पश्चात गांधी जी ने वकालत पढ़ने का निर्णय लिया और 4 सितंबर 1888 को एसएस क्लाउड नामक जहाज से, याद रखना, 4 सितंबर 1888 को एसएस क्लाउड नामक जहाज से लंदन चले गए। वर्ष 1893 में, 5 साल के बाद की बात हो रही है। वर्ष 1893 में गांधी जी जो है दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार, मतलब एक लॉ एडवाइजर के रूप में कार्य करने डरबन, जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां चले गए। कब? 1893 में, 1893 याद रखना डेट। डरबन, दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां अपने 21 वर्ष के प्रवास के दौरान, मतलब 21 वर्ष तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां वो अपने 21 वर्ष के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। मतलब उनकी जो कलर, जो कॉम्बिनेशन वाली, जो कलर डिफरेंशिएशन वाली जो पॉलिसी थी, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। डेट याद रखी जाए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में कहां पर की? दक्षिण अफ्रीका में। और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, जिसमें जर्मन शिल्पकार कोलेन बक ने उनकी मदद की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का गहन अध्ययन कर उस पर टीका भी लिखी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन
इंडियन ओपिनियन, याद रखना, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ये एक गुजराती किस किस में था, हिंदी तमिल अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो वहां से अफ्रीका से उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला जो गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। ये बात याद रखी जाए, समझ रहे आप। तथा वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कब? 1904 में। वहीं फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा वर्ष 1914 में अधिकांश रंगभेद कानून को रद्द कर दिया गया। यह गांधी जी का प्रथम सफलता थी जो उन्होंने अहिंसा के मार्ग द्वारा प्राप्त की थी। यह गांधी जी की प्रथम सफलता थी दोस्तों, जो उन्होंने अहिंसा के, नॉन वायलेंस के मार्ग के द्वारा प्राप्त की थी। अब एग्जाम की दृष्टि से कुछ अच्छे ये परीक्षा अवलोकन वाले फैक्टर हैं, इनकी बात कर लेते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? बात ऊपर हुई थी 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई कहां से पूरी की? इंग्लैंड से। कब? वो 1888 में चले गए, समझ रहे हैं, लंदन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किसकी सहायता से की? जर्मन शिल्पकार कॉलिन बक की सहायता से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर थे। अब आते हैं थ्योरी पे। अब लौटते हैं वर्ष 1915 पे। वर्ष 1915 में भारत आने के पश्चात ही गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल गुरु माना। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तथा गांधी जी ने इस युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ये गांधी जी ने ये वाला काम किया था अंग्रेजों के साथ। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से देख लो क्या हो सकता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? महात्मा गांधी जी ने, जो गुजराती, तमिल, हिंदी और इंग्लिश में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम, याद रखना, फिनिक्स आश्रम जो डरबन में, उसकी स्थापना कब की? 1904 में। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? 1915 में। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किससे चुना? गोपाल कृष्ण गोखले को। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे करीब करीब 21 वर्षों तक। अब थोड़ा थ्योरी पे लौटते हैं अपनी थ्योरी पे। इसी कारण से दोस्तों उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के सपोर्ट में लोगों को सेना में भर्ती करने का आग्रह किया, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से भी विभूषित किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित कर दिया। गांधी जी ने वर्ष 1916 में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की दोस्तों। इसका उद्देश्य था रचनात्मक कार्यों का प्रोत्साहन देना। क्या था? रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना, ये उनका उद्देश्य था। अब आ जाते हैं गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह पे। पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जिसे 1917 में शुरू किया गया था। तो गांधी जी के जो प्रारंभिक सत्याग्रह हैं उनको कहते हैं केक नाम से याद रखो। केक का मतलब हो गया पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। इस तरीके से आप इनकी क्रोनोलॉजी याद कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट। लौटते हैं चंपारण सत्याग्रह पे जो 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाने के लिए किया है। याद रखना 1917 में चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था। अनुबंध मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था। इस अनुबंध के अंतर्गत किसानों को जमीन के, जो यहाँ पर किसान थे, रैयत थे, जो फार्मर्स थे,
उनको जमीन के 3/20वें भाग पर, 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेज करा लेते थे। इसे ही 3 कटिया पद्धति कहा गया दोस्तों उस समय। वर्ष 1917 में 1917 में चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। चंपारण के फार्मर थे, नाम था राजकुमार शुक्ल ने आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण का रुख किया और वहीं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ अन्य नेताओं में शामिल थे राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सो प्लीज मिस मत करना, याद रखो। राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रज किशोर जी थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे तथा जेबी कृपलानी उनके साथ शामिल थे दोस्तों। इस आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने मामले की जांच की। सरकार तभी हिलती है जब आपके साथ लोग सही बात के लिए और सत्यता के लिए खड़े होते हैं। तो वहीं एनजी रंगा ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओनली द पर्सन एनजी रंगा जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। जुलाई 1917, डेट याद रखी जाए, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25%, मतलब किसानों से जो इनवैलिड तरीके से जो धन वसूला गया था उसका 25% वापस भी कर दिया गया। समझ रहे हैं कितना? 25%। ये आता है क्वेश्चन, कितना वापस किया गया? 25%। कई बार 15% दे देगा, कई बार 35% दे देगा, कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 25% वापस कर दिया गया। गॉट इट? अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। ये सबसे अंतिम स्थान पर आती है हड़ताल। गांधी जी के अनुसार हिंसा की क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया आत्मनियंत्रण। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? यह पीटर मारिट्सबर्ग, याद रखना, पीटर मारिट्सबर्ग। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गॉट माय पॉइंट? ये देखो बहुत ही इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल वन लाइनर फैक्ट्स हैं, मिस मत करना। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपके लिए भी जरूरी है। लौटते हैं वापस गांधी जी की थ्योरी पे। उसके बाद 1918 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया। याद रखना 1918 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। अब आते हैं अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918। मैंने याद करने को बोला है, के याद रखो। सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा। इस तरह से क्रोनोलॉजी है। गॉट माय पॉइंट? लौटते हैं अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी के सत्याग्रह का अगला प्रयोग दोस्तों फरवरी मार्च, याद रखना फेब और मार्च में 1918 में अहमदाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में हुआ। अहमदाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर, मिल मालिकों और उनके मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप को लेकर हुआ। यही घटना अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्ष 1917 में मार्च अप्रैल का मामला याद रखना। अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल मालिक मिल कर्मचारियों को 20% बोनस देने पर राजी थे। जो मिल मालिक थे वो मिल के जो कर्मचारी थे, लेबर थी, उनको वेजेस देना चाहते थे, बोनस देना चाहते थे, वो 20% देना चाहते थे। जबकि मजदूर जो है
35% की मांग कर रहे थे। मजदूरों की मांग थी 35%। ये डेटा ये डेटा आ सकता है, सो प्लीज याद रखना। 20% जो है मिल कर्मचारी देना चाहते थे, वो राजी थे, सहमत थे, लेकिन मजदूर 35% की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं वर्ष 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया। वहीं गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करते हुए गांधी जी ने मिल मजदूरों की शांतिपूर्वक व अहिंसात्मक नॉन वायलेंस तरीके से हड़ताल पर चले जाने पर, समझ रहे हैं, सहायता करते हुए मिल मजदूरों की शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, याद रखना। पहली हंगर स्ट्राइक कहां थी? ये अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। तो पहली भूख हड़ताल, जो कि भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी, उन्होंने करने का फैसला किया। हड़ताल को देखते हुए मिल मालिक 20% भत्ता देने को राजी हो गए। गांधी जी के समर्थन से मजदूरों में उत्साह बढ़ गया और आंदोलन अधिक सक्रिय हो चुका था। इस आंदोलन में अंबालाल साराभाई की बहन, याद रखना, इस आंदोलन में अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया और एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। मजदूर होकर मिल मालिक मजदूरों से समझौता करने के लिए तैयार हो गए। मजबूर होकर मिल मालिक मजदूरों से एक समझौता करने के लिए रेडी हो गए। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया और ट्रिब्यूनल ने सारे मामले को देखते हुए मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी और जिससे ये हड़ताल समाप्त हो गई दोस्तों। ठीक है, तो गांधी जी के हंगर स्ट्राइक के बाद ये पहला हंगर स्ट्राइक था। 35% भत्ता देने को लिए जितने भी मिल मालिक थे वो तैयार हो गए और उसके बाद इस हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। ये थी गांधी जी की पावर दोस्तों। अब कुछ परीक्षा की जैसी से इंपोर्टेंट वेरी क्रूशियल वन लाइनर देखते हैं। क्या है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का उपयोग करता था, तो निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की, अहमदाबाद की हड़ताल थी। कौन सी? अहमदाबाद की हड़ताल थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना, पहला जन भाषण कहां दिया? वाराणसी में। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी। अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार, जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो संपन्न किया जा सकता है। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके दोस्तों। ठीक है, अब लौटाते हैं खेड़ा सत्याग्रह पे। खेड़ा सत्याग्रह डेट है मार्च 1918, याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 की डेट है। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने वर्ष 1918 में खेड़ा, जो कि गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। खेड़ा में दोस्तों गांधी जी ने अपना प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, ये प्रथम रियल में किसान फार्मर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली, जो टैक्स वसूली थी, उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, इंपोर्टेंट है, याद रखना ये नेम्स, वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन, इंदुलाल याज्ञिक तथा महादेव देसाई, महादेव आदि शामिल थे। कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन, इंदुलाल याज्ञिक या महादेव देसाई शामिल थे। वसीम करके देखो, शामिल थे दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसान थे। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने वर्ष 1918 में अंग्रेज सरकार से लगान में राहत की मांग की थी। किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में
किसान जो है सरकार से लगान माफी चाहते थे। वो चाहते थे कि लगान को भाई माफ कर दिया जाए, क्योंकि इस समय किसानों की दृष्टि की फसल चौथा यानी कि 1/4 भी नहीं हुई थी। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने किसानों की नहीं सुना। तब महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन की घोषणा कर दी। जब सरकार जो है किसानों की नहीं सुन रही थी, तो महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन की घोषणा कर दी। इस आंदोलन में गुजरात सभा नामक संस्था ने भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। तो गुजरात सभा नामक संस्था का बनी खेड़ा आंदोलन में, जो 1918 में चालू हुआ था। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने गुप्त निर्देश जारी किया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में। यह एक गुप्त संदेश था खेड़ा आंदोलन में, जो इन्होंने लागू किया। रोलेट एक्ट पे वापस आते हैं। इससे पहले कुछ एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं। चलिए, परीक्षा अवलोकन है। गांधी जी विचारधारा प्रभावित रही, गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही। ये रस्किन, थोरो एंड टॉलस्टॉय से। रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय ये विद्वान थे, स्कॉलर थे, ये फिलोसफर थे, इनसे प्रभावित थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन माना जाता है दिसंबर 1920 में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। याद रखना, आर चार्ली एंड्रयूज, जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के परम मित्रों में से थे, जो अंग्रेज थे। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, यरबदा जेल। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया माउंटबेटन ने, जिसने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे। दोस्तों, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, यह कहा करते थे महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था कि भाई गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। ये डायरेक्ट दोस्तों, ये जो कोटेशन है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी। यानी कि जो नैतिकली अगर देखा जाए वो दृष्टिकोण से गलत है, तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन। तो गांधी जी का जो इनोवेशन है वो कहता है कि भाई कम निवेश करो और उससे अधिक उत्पादन होना चाहिए। अब लौटते हैं रोलेट एक्ट पे। रोलेट एक्ट की बात करें तो रोलेट एक्ट क्या था? 1919 में आया रोलेट एक्ट। दोस्तों, रोलेट एक्ट को काला कानून की भी संज्ञा दी गई। इसको काला कानून भी, ब्लैक कानून भी, ब्लैक रूल भी कहा जाता है, रोलेट एक्ट 1919 को। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य भारत में उभरते राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। तो रोलेट एक्ट का जो प्रथम उद्देश्य था, भारत में उभरते राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर, याद रखना, यह जो कानून है सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस कानून को द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में रोलेट एक्ट कहा जाता था। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर, यानी डाउट के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसी कारण इस कानून में फैसले के बाद अपील का अधिकार छीन लिया गया। वास्तव में इस कानून का उद्देश्य था कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना लें। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में, याद रखना, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे। अन्य सदस्यों में थे जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी तथा बीजी हनीमन प्रमुख थे। दोस्तों,
अन्य नेताओं जिन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया उनमें मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना तथा मजरूल हक प्रमुख थे। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, याद रखना 6 अप्रैल 1919 का डेट है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की। कब? 6 अप्रैल 1919 को। और दिल्ली के इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर गांधी जी ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। किसके किसके निमंत्रण पर? स्वामी श्रद्धानंद तथा डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर गांधी जी कहां गए? दिल्ली पहुंचे। किंतु रास्ते में ही 10 अप्रैल 1919 को उन्हें पलवल, याद रखना, किंतु रास्ते में ही 10 अप्रैल 1919 को उन्हें पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर बंबई जेल में भेज दिया गया। समझ रहे आप? कब गिरफ्तार किया? 10 अप्रैल 1919 को पलवल हरियाणा से। ये डेट्स आ सकती है, याद रखना। अब लौटते हैं, हम आते हैं वापस जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, जो 13 अप्रैल 1919 को देखो 2 घटना हुई। 6 अप्रैल की घटना याद रखना, उसके बाद 10 अप्रैल को गांधी जी पकड़े गए, 13 अप्रैल को हो गया 1919 में जलियांवाला हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ दोस्तों। रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन करने वाले 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर सजा दे दी गई। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जनरल ओडायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने सभा में उपस्थित निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे बड़ा असैसिनेशन और क्राइम नहीं हो सकता। ये जो जनरल डायर था सच में कायर था। तो गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सरकारी आंकड़ों में 379, जबकि मदन मोहन मालवीय समिति के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए। करीब 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वहीं शंकरन नायर जी ने वॉयसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। समिति के अन्य सदस्यों में थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, CR दास, तैयब जी और जयकर। ये इस समिति में कौन शामिल थे? हत्याकांड की जो समिति थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी, और इस समिति में थे मोतीलाल नेहरू शामिल, महात्मा गांधी जी, CR दास, तैयब जी और जयकर थे। कांग्रेस की जांच समिति थी, अपनी रिपोर्ट में इस नरसंहार की निंदा की। और ये जो कायर था, ये बहुत बड़ा डायर जो था, एक कायर था। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्य थे। उसमें 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया। 8 सदस्य, जिसमें 4 अंग्रेज थे तथा 4 भारतीयों को शामिल किया। एक आयोग हंटर कमीशन गठित किया, जिसमें कौन कौन थे? जस्टिस JC रैनकिन, थॉमस स्मिथ, मी राइस तथा जॉर्ज बैरो शामिल थे। 4 भारतीय सदस्य देखे जाए कौन कौन थे? चिमनालाल बजाज होंगे, चिमनलाल शीतलवाल थे इंडियन जो थे। सरदार साहबजाद, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण मुल्ला, ये शामिल थे। 4 लोग थे, जो 8 में से 4 थे, शीतलवाड़, सरदार साहबजाद, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे दोस्तों। मार्च 1920 में हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जनरल ओडायर को निर्दोष घोषित किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ आवश्यक था और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था। लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। यद्यपि राजनीतिक दबाव के कारण जनरल डायर को इस्तीफा देने का आदेश दिया गया। ब्रिटिश मीडिया ने उसे साम्राज्य का रक्षक, किसने? जो ब्रिटिश मीडिया थी, जो कायर लोग थे, इन्होंने उसे साम्राज्य का रक्षक तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया दोस्तों। समझ रहे हैं?
एक बेवकूफ आदमी को इस तरह की करने के बाद इस तरह की संज्ञा दी जा रही है। तो उसे साम्राज्य का शेर कहा गया। अभी वापस लौटेंगे, पहले थोड़ा सा जो एग्जाम की जैसी से इंपोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। क्या था, इधर ही है। चलिए परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया हुआ था, इसलिए लोगों में रोष था दोस्तों। रोलेट एक्ट चलाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। वो चाहते थे राष्ट्रीय क्रांतिकारी विधियां जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां रोक लगा दी है। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। रोलेट एक्ट की समिति की सिफारिश पर आधारित था। सेडिशन समिति इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसरॉय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रोलेट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रोलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी, तुरंत पहले, वो थी क्या थी, रोलेट एक्ट का बनना। उसके तुरंत पूर्व घटी थी रोलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखी जाए। जलियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब अमृतसर में। 30 मई 1919 को नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि त्याग दी थी दोस्तों। अब आते हैं वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की परित्याग कर दिया, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया शंकर नायर जी ने। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। इसमें 8 सदस्य थे, 4 अंग्रेज और 4 इंडियन थे। मैंने ऊपर बताए, नाम देख लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मार डाला था उधम सिंह ने। उधम सिंह ने उस जनरल डायर को दोस्तों लंदन जाकर मार दिया था। उधम सिंह को फांसी पर कब चढ़ा दिया गया, 31 जुलाई 1940 को। ये वो डायर नहीं था, ये दूसरा था, पर जो जिम्मेदार था उस डायर को मारा था। मतलब ये तो सैनिक था एक तरीके से, जिससे जो पहले ही निर्दोष साबित किया वो सैनिक था। जो मेन डायर था, जो गवर्नर था, उसको मारा था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा था महात्मा गांधी जी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वह घटना जिसने मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। जलियांवाला बाग का नरसंहार को उन्होंने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। किसने, मॉन्टेग्यू ने दोस्तों, जो कौन थे, जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश में दोस्तों उस समय। अब लौटते हैं कुछ और घटनाओं पर। मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार था। मॉर्निंग पोस्ट अखबार द्वारा डायर को दोस्तों, जो जनरल डायर था, डायर को ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक के रूप में सम्मान की तलवार, समझ रहे आप, एक मॉर्निंग पोस्ट अखबार है, ये न्यूज़पेपर वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं, बड़बड़ाई कर रहे हैं। उस अखबार ने रक्षक के रूप में, साम्राज्य के रक्षक के रूप में सम्मान की तलवार, स्वॉर्ड और 2600, कुछ स्रोतों में धनराशि 26,000 पाउंड मिलती है, याद रखना। इस 2600 पाउंड की धनराशि भेंट की गई, मतलब उसे पुरस्कृत किया जा रहा है इतने बड़े एसेसिनेशन की बात। हंटर आयोग की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती का। गांधी जी ने, समझ रहा है, हंटर आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती कहा इस हंटर आयोग की रिपोर्ट को दोस्तों। जलियांवाला बाग के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई। समझना, जलियांवाला बाग के समय ही पंजाब में क्या हुआ, चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। इस संगठन ने डंडा अखबार नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ कर दिया। डंडा फौज के पोस्टरों पर लिखा होता था, याद रखना, जो डंडा फौज के पोस्टर पर लिखा होता था
कि अरे हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। यह गांधी जी की आदेश है। समझ रहे आप? डंडा फौज के पोस्टर पर लिखा होता था, अरे हिंदू मुस्लिम और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। यह गांधी जी का आदेश है। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के लिए जिम्मेदार पंजाब के तत्कालीन गवर्नर, उसमें जो गवर्नर था माइकल ओडायर, माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी, उड़ा दिया वहीं जाकर। भाई देख रहे हैं कितना महान आदमी होंगे उधम सिंह, ग्रेट मैन, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई दोस्तों, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई। अब लौटते हैं खिलाफत आंदोलन पे। क्या है? खिलाफत आंदोलन पे लौटेंगे। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मुसलमानों से विश्वासघात करते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर तुर्की के सुल्तान की जगह शेख हसन के दावे को स्वीकार कर लिया गया। वहीं ब्रिटेन के इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों को तीव्र आघात पहुंचा और एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया, जिसका लक्ष्य था लौकिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में खलीफा को, लौकिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में खलीफा का अस्तित्व बनाए रखना। जो खलीफा था उसका अस्तित्व बनाए रखना। खिलाफत आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक कम धार्मिक ज्यादा था दोस्तों, याद रखना। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्र स्तर पर किया था दोस्तों। सितंबर 1919 में, याद रखना डेट, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी सितंबर 1919 में क्या इसका गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य तुर्क साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध और खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। वहीं अली बंधुआ, मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी ने नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन स्वयं की अध्यक्षता में किया दोस्तों। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल, जिसके एक नेता डॉक्टर अंसारी थे, वॉयसरॉय से मिलने के लिए इंग्लैंड गए थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। वहीं स्वामी श्रद्धानंद जी ने अप्रैल 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। याद रखना, ये पूछा जाएगा। हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने? हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना तथा श्रीनिवास शास्त्री ने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करें। उन्होंने राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। वहीं मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये बात भी पूछी गई है दोस्तों। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेताओं में से थे मोहम्मद अली और शौकत अली। समझ रहे हैं? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी जी को। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने, जिन्हें 1908 में यह पदवी अंग्रेजों ने दी थी। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, मोहम्मद अली जी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919, डेट याद रखना, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को।
कांग्रेस ने खिलाफत का समर्थन किया, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए। खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया मदन मोहन मालवीय जी ने। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद में। याद रखना कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी दोस्तों। ठीक है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए। यह एचिसन के इस कथन का संबंध किस घटना से है? वह है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये एक एचिसन था, वहां इसके एक आयोग भी बना इसके नाम से। ये कहता है कि मुसलमानों को हम इस मिसाल में हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यह कथन था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की घटना के बारे में। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, याद रखना। तो जो मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में हुआ, ये खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में था दोस्तों। गॉट इट। अब आते हैं अपने असहयोग आंदोलन पे। असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे जो 1920 से 22 तक चला दोस्तों। गॉट इट। असहयोग आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। यह आंदोलन 3 प्रमुख मांगों को लेकर प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो बात होगी असहयोग आंदोलन की 1920 से 22 के बीच में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। यह आंदोलन 3 प्रमुख मांगों को लेकर प्रारंभ किया गया था। नंबर 1 खिलाफत का विवाद, नंबर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय, नंबर 3 था स्वराज की प्राप्ति दोस्तों। वहीं सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1920 में सी विजय राघवाचार्य। दिसंबर 1920 में कौन है? सी विजय राघवाचार्य। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव जो है CR दास ने रखा था। इसी समय कांग्रेस के संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का जो लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का था, उसके स्थान पर स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। कांग्रेस संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के 2 प्रमुख पक्ष थे दोस्तों। 2 प्रमुख पक्ष हुआ करते थे इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के। चलिए उनकी बात करेंगे। एक था रचनात्मक कार्य, दूसरा था नकारात्मक कार्य। जो रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम था उसकी बात करेंगे। सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का पुनर्गठन, स्वदेशी हथकरघा आदि को प्रोत्साहन, ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो स्वदेशी हथकरघा आदि को प्रोत्साहन दिया, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता छुआछूत आदि को समाप्त करना और स्थानीय भाषाओं पर बल देना। ये क्या है? ये सारे मुद्दे थे उसके दोस्तों। अब बात करेंगे नकारात्मक कार्यों के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम क्या थे दोस्तों, उसकी बात करेंगे। नकारात्मक कार्यों के अंतर्गत जैसे उपाधियों और अवैतनिक पदों का परित्याग तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों से त्यागपत्र, ये चीज, सरकारी तथा गैर सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों तथा अदालतों का बहिष्कार, समझ रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी उम्मीदवारों तथा मतदाताओं द्वारा विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार, ये सारी चीजें थी। वहीं बात करें मदन मोहन मालवीय और देश बंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शंकरन नायर आदि ने शुरुआत में इस प्रस्ताव का विरोध किया, फिर भी अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, नॉन कॉपरेशन नेंसियम शुरू हो चुका था,
उसके प्रारंभ होने से पहले ही गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को, यानी कि जो रचनात्मक कार्य थे उनको बढ़ावा दिया, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, किसको? रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, छुआछूत का निषेध, मद बहिष्कार, अहिंसा पर बल, कर ना चुकाना, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन और कानूनों को ना मानना, यानी कि जो कानून है उसको ना मानना, हथकरघा उद्योग पर बल, खादी कपड़ों का प्रयोग आदि शामिल थे दोस्तों। गॉट इट? इसी दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थान जैसे काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, उसकी स्थापना हुई दोस्तों। इसी बीच महात्मा गांधी के सबसे करीबी जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। किसकी? जमनालाल बजाज ने इन्हें राय बहादुर की जो उपाधि दी थी वो त्याग दी। इस आंदोलन में सहयोगी नेता दोस्तों चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अरुणा आसिफ अली जी, ये जो है इस आंदोलन में सहयोगी नेताओं के महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। वहीं बात करें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए पैसे की आपूर्ति के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इसमें 6 माह के भीतर करीब 1 करोड़ रुपए, उस जमाने में दोस्तों, करीब 1920 की बात बता रहा हूं, 1920 में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे 6 महीने के अंदर इस तिलक स्वराज फंड में। अशोक आंदोलन के दौरान वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई दोस्तों। गॉट इट? तो 396 हड़तालें हुई। कुमाऊं के जो किसान थे, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों से मतलब है, यहां पर इंग्लिश जो थे। असहयोग आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं ने भागीदारी की, जिसमें अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी आदि थी। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम नेता मोहम्मद अली थे दोस्तों। कौन? मोहम्मद अली। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक, बहुत इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी के जो अमेरिका के जीवनी लेखक थे उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग के ही नाम हो गया दोस्तों। क्या हुआ? असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था दोस्तों। वही बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया, लाठीचार्ज किए, मारपीट, गोलीकांड सामान्य हो गया था। इस समय करीब 60,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। कितने? 60,000 लोगों को। महात्मा गांधी ने 1 फरवरी 1922 को दोस्तों 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं किया जाता तो वे करों की अदायगी समेत एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे, यानी कि एक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट छेड़ देंगे दोस्तों। परंतु इसी समय चोरी चोरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अब चर्चा करेंगे चोरी चोरा कांड की बात करेंगे। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की चर्चा करते हैं। संयुक्त प्रांत, उस समय जो यूनाइटेड स्टेट्स होता था, वैसे यूपी जो आजकल का यूपी है वो संयुक्त प्रांत होता था। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 या 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी ने
12 फरवरी को एक बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय उचित नहीं लगा दोस्तों। बहुत से लोग गांधी जी के इस निर्णय से सहमत नहीं थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय, समझ रहे, इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं 24 से 25 फरवरी 1922 को, डेट से याद रखना, 24 से 25 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के खिलाफ असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया। याद रखना, किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे के द्वारा निंदा प्रस्ताव लेकर आया गया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, चोरी चोरा कांड की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई। चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाने उनकी एक बड़ी सफलता थी। मतलब अधिकांश लोगों को, चोरी चोरा कांड के अभियुक्त हैं, उनका मुकदमा मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा और अधिकांश लोगों को उस मुकदमे से बचा ले गए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। यह सजा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में दी थी दोस्तों। मतलब 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 ईयर की सजा दी गई थी। अब बात करेंगे स्वराज पार्टी 1923 की। क्या मुकदमा है, क्या वारदात है? स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का मत था कि कांग्रेस विधानमंडल के भीतर प्रवेश करे तथा 1923 के विधान परिषद के चुनाव में भाग ले, परंतु कुछ नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एनजी रंगा आदि ने विधान परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया दोस्तों। वहीं 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। उसके फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में एक नई पार्टी, जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, 1923 जनवरी 1923 में एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के, ठीक है, स्वराज पार्टी के नीचे देखते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। आगे चलकर इसे ही स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। वहीं चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए दोस्तों। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता में, तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का हुआ सितंबर 1923 में दिल्ली में, तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता में मौलाना आजाद ने की थी दोस्तों, जिसमें स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई। वहीं नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी को सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 105 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। वहीं मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। तो मध्य प्रांत में ये पार्टी जो है अपना स्पष्ट बहुमत पा चुकी थी। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बंबई तथा उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली दोस्तों। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। गॉट इट? ठीक है, तो कोई खास सफलता नहीं मिली। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजवादियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे। याद रखना, केंद्रीय विधानमंडल में अगर बात की जाए तो स्वराजवादियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे। प्रारंभ में स्वराजवादियों के चुनाव में जीत के बाद प्रमुख सफलताएं मिली। कौन कौन सी सफलताएं मिली इसकी चर्चा करेंगे बाद में। पहले जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये परीक्षा की दृष्टि से ऊपर भी क्या नहीं, परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा अवलोकन है इसको देखते हैं दोस्तों, क्या है देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। क्या है? वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था।
सी आर दास ने, याद रखना। तो 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था सी आर दास ने। वहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। पहला जो जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था दोस्तों। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया असहयोग आंदोलन के समय। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वो थी केसर हिंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास जी ने। चित्तरंजन दास जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा में। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार ने जमनालाल बजाज को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था वो थी राय बहादुर की। क्या थी? राय बहादुर। असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 से। गॉट इट? ठीक है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम और प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली। चोरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चोरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चोरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। यह था चोरी चौरा घटना की बात। चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदौली में। महात्मा गांधी कहां थे? महात्मा गांधी बारदौली में थे दोस्तों। गॉट इट? कुछ और देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 1922 में। डेट याद रखना, असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ। दिल्ली में 24 फरवरी 1922, कहां पर? दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने? डॉक्टर मुंजे ने। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल था हिंदू मुस्लिम एकता। मुख्य प्रतिबल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता थी दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट चर्चा होगी परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं दोस्तों और कुछ। ठीक है, तो बात करते हैं। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था चित्तरंजन दास ने। तो स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने दोस्तों। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी सी आर दास ने। किसने की थी? सी आर दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। किसका किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विठल भाई पटेल। और मुडीमैन कमेटी का गठन कब किया गया था? 1924 में। मुडीमैन कमेटी का गठन 1924 में किया गया था। 1924 में मुडीमैन कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए मुडीमैन कमेटी का गठन किया गया था। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? 1925 में। वहीं स्वराज पार्टी ने किस वर्ष विधानमंडल चुनाव में हिस्सा लिया? 1923 में। स्वराज पार्टी ने किस वर्ष विधानमंडल चुनाव में हिस्सा लिया? 1923 में हिस्सा लिया था।
स्वराज पार्टी के सदस्यों को कहा जाता था परिवर्तनवादी। स्वराज पार्टी के सदस्यों को परिवर्तनवादी कहा जाता था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1923 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ उधर। 1919 की 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1924 में मुडमैन समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1924 में मुडमैन समिति की नियुक्ति की गई। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया गया। 1923 से 24 के स्थानीय निकायों में हुए चुनावों में कांग्रेस का विशेष सफलता मिली। वहीं 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद सरकार के रवैयों को देखते हुए कांग्रेस ने स्वराजवादियों को परिषद से बाहर आने का सुझाव दिया। वहीं 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली दोस्तों। वही बात करते हैं नेक्स्ट। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण 1930 ईस्वी में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। इस प्रकार स्वराज पार्टी का अंत हो गया दोस्तों। समझ रहे आप? नेक्स्ट बात करने वाले हैं गांधी दास पैक्ट की, जो आया 1924 में। गांधी और सीआर दास के बीच में जो पैक्ट हुआ था। चलिए बात करते हैं। नवंबर 1924 में गांधी जी और सीआर दास को मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया दोस्तों। इसे ही गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे ही गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख बातों में विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसकी प्रमुख बातों में विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें यह कहा गया था कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इस एक्ट की क्या थी? दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें यह कहा गया था कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इस पैक्ट की प्रमुख बातों की पुष्टि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की गई दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। जिसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की? वो गांधी जी ने, जिसकी चेयरमैनशिप की थी दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे, आगे आते हैं। अब बात करेंगे अन्य राजनीतिक दल व आंदोलन की। जो अन्य राजनीतिक दल व आंदोलन है 1922 से 27 तक दोस्तों। ठीक है, तो जो अन्य राजनीतिक दल व आंदोलन थे 1922 से 27 तक, इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके दोस्तों हमें फीडबैक जरूर दें कि हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, हमारी जो अप्रोच है आप तक पहुंच रही है वो कैसी लग रही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।